हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं आपके सामने ले आया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का 1 जुलाई का पूरा न्यूज़पेपर का इन डेप्थ एनालिसिस। और आज भी मैं सारी इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स और रीजनल न्यूज़ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। कुछ क्लाइमेट से रिलेटेड, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़। सो आवर फर्स्ट न्यूज़ विल बी NCLT अपहोल्ड्स फुल PF ग्रेजुटी ड्यूज फॉर जेट एयरवेज स्टाफर्स। तो ग्रेजुटी, ये न्यूज़ जो आई है वो ग्रेजुटी और पेंशन स्कीम को लेकर आई है कि जो जेट एयरवेज वाले जो एम्प्लॉयज़ थे जो रिटायर हो चुके हैं उनको उनका फुल ग्रेजुटी मिलना चाहिए। ठीक है। द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NCLT की फुल फॉर्म होती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ऑन ट्यूसडे हेल्ड दैट वर्कमैन आर एंटाइटल्ड टू रिसीव देयर फुल प्रोविडेंट फंड, कि जो काम करते थे उनको पूरा उनका प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। ड्यूज़ जो उनको जो ड्यू रह चुकी है। देखिए ये क्या होता है, ग्रेजुटी क्या होती है कि आप सर्विस करते हैं तो हर महीने आपका जो पैसा होता है आपकी सैलरी में से कुछ मनी कंपनी सेव करती है, तो वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे पूरी मिलती है। तो ये जो है मिलनी चाहिए। इफ़ देयर एम्प्लॉयर हैड एंड मेंटेन सेपरेट प्रोविडेंट फंड, अगर उनके एम्प्लॉयर ने सेपरेट प्रोविडेंट फंड मेंटेन नहीं किया तब भी उन्हें मिलना चाहिए। फॉर्मर जेट एयरवेज एम्प्लॉयज़ के लिए ये बात कही है। ठीक है, आगे चलते हैं। US सुप्रीम कोर्ट निक्सिस का मतलब होता है रिजेक्ट ट्रम्प्स बिड टू एंड बर्थराइट सिटीजनशिप। अब ट्रम्प ने यहाँ पे बर्थराइट सिटीजनशिप को एंड करने की बात करी थी, जिसमें वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। देखिए ट्रम्प ने क्या, पहले अमेरिका में ये लॉ था कि वहाँ पे जो भी चाइल्ड पैदा होगा, अगर वो उस कंट्री में पैदा हुआ, चाहे उसके पेरेंट्स इलीगली वहाँ पे गए हैं, चाहे वो वहाँ पे वीज़ा लेके गए, चाहे वहाँ पे कैसे भी गए हों, बट इफ़ द बॉय और द गर्ल हैव द बर्थ एट दैट प्लेस इन अमेरिका, अगर वो अमेरिका में पैदा हुआ है तो ही हैज़ द फुल राइट फॉर अमेरिकन सिटीजनशिप, चाहे उसके पेरेंट्स इलीगली वहाँ क्यों ना गए हों, तो उनके बच्चे को क्या मिलेगी, वहाँ की नागरिकता मिलेगी। तो इसके खिलाफ ट्रम्प ने अपील की थी कि इसको जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए, कि वहाँ का अगर उसके पेरेंट्स अमेरिकन है देन ओनली ही विल गेट द बर्थ सिटीजनशिप राइट्स, बट ऐसे इलीगली नहीं दी जाएगी। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी प्ली को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। ट्रम्प फेस द कॉन्सिक्वेंशियल लीगल डिफीट्स फॉर हिज सेकेंड टर्म, स्ट्राइकिंग डाउन हिज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीकिंग टू डिनाई सिटीजनशिप टू चिल्ड्रन born to parents who are in the US unlawfully or temporarily. In a 6-3 opinion, the court ruled that the US Constitution guarantees birthright citizenship to nearly everyone born in American soil. जो भी अमेरिकी मिट्टी में पैदा होता है उन सबको देती है। ट्रम्प ने इसके बारे में क्या कहा कि ये बहुत ही खराब डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, और उसे हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, पार्लियामेंट में इसके खिलाफ जो है पास करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज बिलो नॉर्मल मानसून लाइकली इन जुलाई 2। अब जो ऐसे नॉर्मल जो मानसून डेज होते हैं, जैसे जुलाई में, इस बार जून में क्या हुआ, जून ऐसा 4th दिस ईयर इन 2026 जून 4th ऐसा 4th जून है जहाँ पे जो नॉर्मल मानसून से कम बारिश हुई है। वैसे जुलाई में भी ऑल्दो देयर विल बी लॉट ऑफ रेनफॉल, बट दैट विल नॉट बी कंपेटेबल विद द अदर ईयर्स और सालों के जैसे, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। रेन्स इन नेक्स्ट 7 to 10 days में रिड्यूस डेफिसिट, जो पानी की कमी थी, दिक्कत थी फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस डेफिसिट को यहाँ पे नेक्स्ट 7 to 10 days की रेन रिड्यूस कर देगी। द एग्जिस्टिंग सीजनल रेनफॉल डेफिसिट ऑफ 40%, डेफिसिट था कितने परसेंट का था, 40%, विल रिड्यूस इन जुलाई बैक्ड बाय गुड रेन्स इन द फर्स्ट 7 to 10 days ड्यू टू फर्दर एडवांस ऑफ मानसून। ठीक है, मानसून इज एक्सपेक्टेड टू कवर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड सम प्लेस इन राजस्थान ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 to 3 days। द मंथ इज ऑल्सो लाइकली टू बी वार्मर देन यूजुअल। जुलाई भी इस बार क्या होने वाला है, गर्म होने वाला है, एज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रिडिक्टेड अबव नॉर्मल टेम्परेचर। इंडिया और जापान की यहाँ पे न्यूज़ आई है। इंडिया जापान फर्म डील्स ऑन AI एनर्जी रेजिलियंस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो वहाँ की सेनई तकाची जो वहाँ की PMO इंडिया विजिट करने वाली है, अलॉन्ग विथ हंड्रेड्स ऑफ जापान कंपनी CEOs, तो जिससे कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें और बायलैटरल ट्रेड एक तरह से और अच्छा इस्टेब्लिश दोनों कंट्रीज़ के बीच में होने पाए। इसे मैं आगे कवर करूँगा जब हम वर्ल्ड न्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, 20% इथेनॉल, पहले क्या था, E10 था। देखिए पेट्रोल के साथ 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग करके, बिकॉज टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल्स। ठीक है, तो अब जो है इसको 20% यूज़ करना है। 80% देयर विल बी पेट्रोल, क्रूड ऑयल एंड 20% विल बी एथेनॉल। तो इसकी पॉलिसी को अगले साल से लागू कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है,
नेक्स्ट कमिंग, अब इसके बाद आते हैं हम, कोई ऐसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं मानसून अराइव्स इन स्टेट 10 days लेट, हैवी रेन लाइकली दिस वीक। तो मानसून उत्तराखंड में 10 दिन बाद आया है, और लेकिन अब जो है हैवी रेन्स की आशंका है इस हफ्ते। इसको मैं डिकोड करता हूँ। द साउथ वेस्ट मानसून ऑफिशियली अराइव्ड इन द स्टेट Uttarakhand on Tuesday around 10 days later than its normal onset date. According to the India Meteorological Department, the monsoon has advanced into most parts of Uttarakhand and several other regions of North India. The monsoon has covered most parts of the states on Tuesday. हर जगह बारिश हुई और अगले 24 से 48 डेज तक काफ़ी बारिश होने की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। देखिए इसी वजह से आज अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और कई जगह पे जहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में बताया, वहाँ पे स्कूल्स में क्या कर दिया, हॉलीडे डिक्लेयर भी कर दी गई है। माइनिंग बैन इन यूएस नगर टिल September 20। यूएस नगर में जो माइनिंग है उस पर बैन लग गया है, और अगर 1 जुलाई से September 20 तक बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल एंड द ऑनसॉट ऑफ मानसून, और इलीगल माइनिंग अगर हुई तो उत्तराखंड माइनर मिनरल प्रिवेंशन रूल्स 2023 के तहत यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये DGCA काफ़ी जो था बीच में न्यूज़ में भी था, ये है आपका जो एविएशन इंडस्ट्री को पूरा कंट्रोल करता है, उसके लिए रूल्स बनाता है कि कितने वहाँ पे कर्मचारी होने चाहिए, कितने स्टाफ मेंबर्स होने चाहिए, फ़्लाइट्स कब टेक ऑफ टेक ऑन करेंगी, जो भी न्यू रूल्स हैं वो कौन बनाता है, DGCA। तो इन्हें क्लैश प्रोब किया है। चेतक ट्रेनिंग फ्लाइट्स ग्राउंडेड, जो चेतक की ट्रेनिंग फ्लाइट्स है उनको यहाँ पे रोक दिया गया है कि अब जब उनके ऊपर पूरी चेकिंग होगी उसके बाद ही चेतक एविएशन को क्या बोलते हैं, सॉर्टी करने की परमिशन दी जाएगी, ट्रेनिंग फ्लाइट्स को चलाने की। डेज आफ्टर अ प्राइवेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडेड, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हो गया इन यूपी काशीगंज डिस्ट्रिक्ट। ऑल ट्रेनिंग फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय चेतक एविएशन हैव बीन सस्पेंडेड टिल द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जब तक इसकी पूरी चेकिंग नहीं कर पाएगा तब तक इनको क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया। दिस इज द सेकेंड ट्रेनर एयरक्राफ्ट इन द रीजन इन 2 months। 2 months में दूसरा चेतक एविएशन का एयरक्राफ्ट जो है गिरा है, ठीक है। द DGCA टीम रीच द क्रैश साइट एंड स्टेटेड प्रो द इंसिडेंट टुक प्लेस अराउंड 4 PM ऑन मंडे। अ 27-year-old ट्रेनी पायलट कैनथ कंदार खान वॉज फ्लाइंग अ सेस्ना 152 एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इस पर अब पूरी जांच होगी यहाँ पे, उसके बाद इसकी परमिशन दी जाएगी। ये जापान इंडिया टू डिस्कस इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो जापान और इंडिया की दोबारा न्यूज़ आ गई है, पहले भी आई थी, तो मैं इसको अब डिकोड कर देता हूँ आपके लिए। साइने ताकाची जो वहाँ की PM है, ठीक है, वहाँ की PM का नाम क्या है, साइने ताकाची विल हैव फॉर्मल टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थर्सडे बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन जापान इंडिया जॉइंट इकोनॉमिक फोरम। कहाँ होने वाला है, वे विच विल बी अटेंडेड बाय ओवर 100 जापानीज बिजनेसमैन। The leaders are also expected to discuss regional and global issues doing with the Indo-Pacific। जहाँ पे Indo-Pacific जो रीजन है, जहाँ पे जिसको अब खाली पैसिफिक कर दिया है, अमेरिका ने इंडो नाम उससे हटा दिया है। जब ट्रंप आए थे 2022 में तो उन्होंने पैसिफिक के साथ आगे इंडो भी इंक्लूड कर दिया था, बट अब इंडो जो है वहाँ से रिमूव कर दिया। तो ये इंडिया और अमेरिका के डिग्रेडेशन इन रिलेशंस को दिखाता है। बट जापान जो इंडिया को पावरफुल एलाय मानता है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडिया को एक पावरफुल फ्रेंड की तरह भी यहाँ पे समझता है, वो जो है उससे हम यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं इस रीजन को लेके। वेयर जापानीज सीज इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, ठीक है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरनेशनल, इस पर बात होगी। इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। अमंग एग्रीमेंट्स लाइंड अप आर इन कॉपरेशन डॉक्यूमेंट, एक कॉपरेशन डॉक्यूमेंट भी साइन होगा ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, क्योंकि भारत और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया लॉक्स 5th लोएस्ट जून, देखिए मैंने 4th बोला था, उसे मैं करेक्ट करता हूँ, 5th लोएस्ट है। कौन सी है, 5th लोएस्ट जून रेनफॉल सिंस 1901। तो अभी तक का 5वां जून ऐसा है जिसने सबसे कम रेनफॉल यहाँ पे इशू करी है, बिकॉज ऑफ द सुपर अल्नीनो इफेक्ट, जिसका इम्पैक्ट जो है 63% ज़्यादा पैसिफिक ओशन में ये हो रहा है। अल्नीनो मैंने आपको कई बार बताया, अगर ओशन का वाटर वार्म हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, वो भी बिना किसी रीजन्स के, ठीक है, वार्मनेस उसमें आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, मोस्टली इसमें ग्लोबल वार्मिंग और अदर रीजन्स होते हैं, उससे हो जाता है, तो उसको कहते हैं अल नीनो।
जिससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इससे क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स पैसिफिक से इंडिया की तरफ आ रही होती है उनका रिवर्सल हो जाता है। तो इस एरिया में, इधर के एरिया में एशिया की तरफ क्या होता है कि जब विंड्स आती हैं तो वो रेनफॉल लेके आती हैं। लीवर्ड और वेस्टवर्ड साइड में आपने जानते होंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, जहाँ पे विंड आती है उस साइड में क्या होता है, रेनफॉल होता है। बट बिकॉज द ट्रांसवर्सल ऑफ विंड, ये साइड जो होता है यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, दूसरी साइड जो होती है एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है। तो इससे दोनों साइड क्या होता है, एक साइड फ्लड्स होते हैं, दूसरी साइड ड्रॉट्स की प्रॉब्लम होती है। ये मैंने आपको अल नीनो का पूरा इम्पैक्ट दोबारा से समझा दिया, ठीक है। इंडिया लॉक्स फिफ्थ लोएस्ट, ये मैं इसमें हम बात कर रहे थे। He underlined that the good rains in the 7 to 10 days in July, which normally happen to be the rainiest month of monsoon season, June to September. Nothing that rainfall over all India, fifth lowest June rainfall since 1901. ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ अल नीनो, जिसको इंडियन ओशियन डाइपोल भी काउंटर नहीं कर पाया। इंडियन ओशियन में जो चेंजेस हैं वो भी इसको काउंटर नहीं कर पाया। द ईयर 2009 कब हुआ था लोएस्ट जून रेनफॉल, कौन से ईयर में हुई थी, 2009 में 87.6 मिलीमीटर। ठीक है, आईओडी भी अल नीनो के इम्पैक्ट को सॉफ्टर नहीं कर पाया। आगे चलते हैं, इसमें फ्रेश जोल टू एक और झटका लगा है यूबीटी, उद्धव ठाकरे गुट को, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को महाराष्ट्र में एज एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए जैसे वो होती है ना राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही कुछ स्टेट, 6 स्टेट्स इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट होते हैं, जिसमें एक होता है विधानसभा, दूसरी होती है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद जैसे राज्यसभा होती है पूरी कंट्री के लिए, वैसी ही उन जगहों के लिए क्या होती है, विधान परिषद। तो इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, ऐसे करके ये स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है, विधान परिषद है, सिमिलरली एज राज्यसभा। ठीक है, तो एमएलसी अहीर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अहीर ज्वाइंस शिंदे कैंप। ठीक है, तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया और ये आदित्य ठाकरे के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीक्स राजस्थान गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन आसाराम्स मेडिकल बेल प्ली। तो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट की रिप्लाई मांगी आसाराम की मेडिकल बेल को लेके। आसाराम जो है ये अपने को गॉडली पर्सन बताते थे, 90 ईयर्स ओल्ड, और ये अक्यूज्ड हुए थे 2 माइनर रेप इंसिडेंट्स में। इन्हें जो है गिल्टी फाउंड किया था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इन्हें क्या दी गई थी, सज़ा दी गई थी। तो इनके मेडिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो रही है उससे, लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम इन्हें जो है बेल प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा द बेंच हाउएवर सेड इट वुड कंसीडर अ प्ली फॉर बेल ओनली इफ इट इज़ नेसेसरी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब होती है दैन ओनली वी कैन गिव हिम द मेडिकल बेल। साइबर सिक्योरिटी नाउ अमंग हाईएस्ट प्रायोरिटी एरियाज इन इंडियन गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि साइबर सिक्योरिटी जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी एरियाज है। देखिए ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल डिबेट्स और कई सारी चीज़ें होती हैं उसके रिगार्ड में। तो मैं इसका पूरा ब्रेकडाउन आपको बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म्स टू फेस एक्शन इफ फीचर्स फैसिलिटेट फ्रॉड। अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम के ऊपर बैन लग गया था कुछ डेज का। तो अगर कुछ भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अटैक्स होते हैं साइट्स में या लोगों की प्राइवेसी पे, तो गवर्नमेंट एक्शन क्या लेगी कि उन ऐप्स को इंडिया में बैन कर देगी। जैसे ड्रीम 11 को कर दिया था और भी कई सारी साइट, अब बुया ऐप को किया था, ऐसे ही करके कई सारे साइट्स हैं। वाइल इंडियाज पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशंस एंड वेलफेयर सिस्टम मूविंग डीपर इनटू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, the word of caution comes against the backdrop of recent cyber security concerns around public digital assets and government temporary action against Telegram during the NEET. When you have so much digital infrastructure, data gets centralized. Data क्या हो जाता है, centralized हो जाता है, and the risk of disruption through cyber attacks rise हो जाता है. Government also indicated that messaging platforms would be held responsible if new features created room for fraud. ये किसके बारे में कहा, व्हाट्सएप को लेके इन्होंने कहा था व्हाट्सएप प्रपोज यूज़र नेम फीचर। व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लाया यूज़र नेम फॉर द प्राइवेसी ऑफ द पीपल, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। विच वुड अलाउ, जो क्या अलाउ करता है, यूज़र्स टू कम्युनिकेट विदाउट रिवीलिंग फ़ोन नंबर्स। जो क्या करता है, यूज़र्स को फ़ोन नंबर रिवील करे बिना ही मैसेजिंग अलाउ करता है। ठीक है, ऑफिशियल सेट इफ़ एनी मिसयूज वेदर थ्रू द यूज़र नेम्स, एडिटेड मैसेजेस, फेक ग्रुप्स और इम्पर्सोनेशन वुड इनवाइट एक्शन सिमिलर टू द एक्शन टेकन अगेंस्ट टेलीग्राम। तो क्या करेंगे, व्हाट्सएप को बैन भी कर सकते हैं। ऐसा व्हाट्सएप को क्या दिया है इन्होंने, अल्टीमेटम दिया। एड्रेसिंग कंसर्न्स ओवर मिसयूज ऑफ पब्लिक नेम्स, द स्पोक्सपर्सन सेड व्हाट्सएप हैज बिल्ड मल्टीपल सेफगार्ड्स इनटू इट्स सिस्टम। तो व्हाट्सएप के द्वारा क्या कहा गया है कि हमने बहुत सारे सेफगार्ड्स यहाँ पे कर लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हाउएवर सेड प्लेटफॉर्म्स वुड बी जज्ड बाय आउटकम्स नॉट एश्योरेंसेस।
कि तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आउटकम्स जो रिजल्ट्स हैं उससे ही हम देखेंगे। मेथ वाई ऑफिशियल सेट गवर्नमेंट is deploying both human and technological resources to address cyber vulnerabilities, but added that a significant part of cyber security also depends on user behavior. ये यूज़र बिहेवियर पे भी डिसाइड करता है। वीक पासवर्ड्स, केयरलेस डिवाइस यूज़, कि अगर यूज़र ही जो होंगे लेजी होंगे, मतलब पासवर्ड बहुत वीक सेट करेंगे, डिवाइस का यूज़ जो है किसी दूसरे को भी अपनी आईडी पासवर्ड शेयर कर देंगे, और पुअर एंड पॉइंट सिक्योरिटी, ठीक है, कोई सिक्योरिटी में स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो उसमें कंपनी की यहाँ पे गलती नहीं होगी, ठीक है, ऐसा मेटा के लोगों ने कहा है, क्योंकि ये पूरी क्या है, पीपल कंसर्न है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि हमारे आर्मी को नया जनरल जो है यहाँ पे अपॉइंट कर दिए हैं, और जनरल दिगराज सेठ आर्मर्ड कोर के हैं, जिन्होंने वेस्टर्न कॉर्प्स को भी कमांड किया था, उनको यहाँ पे जो है नया जनरल आर्मी स्टाफ का बनाया गया। देखिए इंडिया की जो आर्मी 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो यहाँ पे इनको जो है इनके कुशल नेतृत्व और कार्यशैली के और जो है काफ़ी अच्छी लीडरशिप के लिए जाना जाता है, और इनका जो एक्सपीरियंस है, वॉर एक्सपीरियंस, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इनको इंडियन आर्मी की कमान इनके हाथों में क्या है, सौंपी गई है। जनरल दिगराज सेठ, इससे पहले जो थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो 40+ ईयर्स की सर्विस के बाद रिटायर हो गए, और CDS अनिल चौहान के बदले न्यू CDS जो बने वो है CDS जनरल NS राजा सुब्रमणी, ठीक है, तो दोनों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। डोनेशन थेफ्ट, पुलिस ग्रिल अक्यूज इन जुडिशियल कस्टडी। देखिए आजकल चल ही रहा है राम मंदिर में, कभी चंपत राय से, कभी अविनाश शुक्ला से, अलग अलग लोगों से यहाँ पे क्या हो रही है, बातचीत की जा रही है रिगार्डिंग द थेफ्ट, और CCTVs और बहुत सारी चेकिंग हाई लेवल पे वहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कांग्रेस ने, कांग्रेस MP ने वो जिनका नाम है KC वेणुगोपाल, नोटिस इशू मूव्ड इट टू नोटिस फॉर ब्रीच ऑफ स्पीकर के सामने रखा कि इन्होंने जो है ब्रीच किया प्रिविलेज अगेंस्ट डिफेंस मिनिस्टर, अक्यूजिंग हिम ऑफ मिसलीडिंग पार्लियामेंट, टेलिंग लोकसभा। इन्होंने क्या कहा था, राजनाथ सिंह ने, इनका चेहरा देख सकते हैं आप कैसे दिखते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया का कोई भी जवान या आर्मी ऑफिसर सोल्जर की डेथ नहीं हुई है, बट बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी अपने सोर्सेज में क्या डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट सोर्सेज में, कि 6 आर्मी मैन की डेथ हुई थी। तो एक तरह से बहुत ही मिसलीडिंग करने वाला ये देश के सामने इशू आया, जिससे राजनाथ सिंह के ऊपर क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। कि आप कैसे कह सकते हैं कि वी हैव नॉट लॉस्ट एनी लाइफ, इसका मतलब तो आप उनकी मार्टरडम को, जो पर्सन वहाँ पे अपनी जान दे के देश की सेवा के लिए जान दे रहा है, उसको एक तरह से चैलेंज कर रहा है, और कह रहे हैं कि किसी को भी हमने क्या किया है, लॉस नहीं किया है। जबकि अगर कोई शहादत होती है तो वो पूरे देश के सामने आनी चाहिए, ताकि सब लोग जो हैं उसके सामने नमन कर सकें, ठीक है। अब जो ये बात सामने आई है, तो इनके ऊपर क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, बिकॉज ही इज़ द मेंबर ऑफ द सेंट्रल पार्टी। बट इफ़ द रूलिंग गवर्नमेंट चेंजेस, देन इनके ऊपर एक्शन जरूर होगा। 23 अपोजिशन पार्टीज़ ने यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। बायसनेस ऑफ EC, इलेक्शन कमीशन जो है SIR के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये लगाते रहते हैं जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं। इन्होंने कहा है कि कई सारे जो डेथ पर्सनस हैं उनका भी नाम वोटर लिस्ट में है, और कई जो एक्चुअल पर्सनस हैं उनका नाम क्या है, उससे हटा दिया है। कई लोगों का बार बार नाम आया अलग अलग जगह के, उससे वो बार बार वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कांग्रेस थी, और शिवसेना थी, ममता बनर्जी की पार्टी थी, DMK थी, और आप थी। तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे जिन्होंने क्या है, लेटर अभी दिया नहीं है, बट देने वाले हैं। अब देखिए आ जाते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में, और वो है टाइम्स ग्लोबल, द ग्लोबल न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ इसमें आज हमारे साथ सामने आई हैं, जो मैं आपको सबसे पहले तो इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग अ विन फॉर इमिग्रेंट फैमिली, जो मैंने फर्स्ट पेज में आपको भी बताया था, वही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे झटका लगा है, टू डिनाई सिटीजन्स हिप टू चिल्ड्रन बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर इन द US अनलॉफुली और टेम्परली, ये सब मैंने आपको बताया था। द रूलिंग रीअफर्म, तो कोर्ट ने क्या कहा है, रीअफर्म क्या है, मोर देन अ सेंचुरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट डेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क। देखिए एक डिसीजन हुआ था 1898 में, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग किम आर्क। क्या है ये, एक केस हुआ था US वर्सेस वोंग किम आर्क, ये हुआ था 1800 में, ठीक है, 1898 में हुआ था ये, जिसमें अ मैन बॉर्न इन द US, एक आदमी वोन किम आर्क जो है पैदा हुआ था US में, टू चाइनीज पेरेंट्स। इट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ इमिग्रेंट्स। तो इसमें क्या होता है, SC रूल्ड आउट एनीवन बॉर्न इन द US, तो इन्हें जो है US की नागरिकता दी गई थी, और कहा गया था अमेरिकन सॉइल में जो भी पैदा होगा उसे क्या होगा, US की नागरिकता दी जाएगी।
कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा हुज ऑफिस ज्वाइन द लीगल चैलेंज, इन्होंने भी चैलेंज को ज्वाइन किया था। वेलकम द रूलिंग कॉलिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप, और इन्होंने क्या कहा है कि ये डिसीजन अच्छा है, इससे इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वहाँ पे अमेरिका में हैं, और ये इनके लिए क्या लैंडमार्क एक विक्ट्री हुई है। साउथ एशिया के लोग और वहाँ के लोग जो हैं बहुत सारे। तो ये देखिए बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है केवल यूएस में ही नहीं मिलती है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। द यूएस इज़ वन ऑफ द 30 कंट्रीज मोस्टली इन अमेरिकाज दैट ग्रांट ऑटोमेटिक सिटीजन टू एनीवन बॉर्न इन देयर कंट्री। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में फैमिली लाइन्स है। अगर इंडिया में कोई अमेरिकन या कोई और आते हैं दंपत्ति या कपल्स और उनका बर्थ बेबी का बर्थ यहाँ पे होता है, देन उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बट अगर वो पेरेंट्स यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे होते हैं और उनके पास नागरिकता होती है, तभी उनके बच्चे को क्या है यहाँ पे नागरिकता दी जाएगी। बीच में बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप को लेकर इंडिया में क्वेश्चंस भी उठ रहे थे, क्योंकि पासपोर्ट को भी एज अ सिटीजनशिप स्टेटस रिजेक्ट किया गया था। तो क्वेश्चंस क्या उठ रहे थे कि अगर आप आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड और पासपोर्ट चारों चीज़ों को सिटीजनशिप की पहचान नहीं मानते, तो इंडियंस क्या कहें कि हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप का। तो इस पर भी अभी क्या है बहस चल रही है। यूएस एनवॉइस क्या है कतर पहुंच गए हैं बात करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ईरान से। और यहाँ पे क्या है कि ये डायरेक्टली ईरानी ऑफिशियल से बात नहीं करेंगे, बट कतर जो मीडिएटर है कतर वालों से बात करेंगे। ईरान के भी पहुंचने वाले हैं, वो भी कतर के मीडिएटर से बात करेंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि वॉर से पहले और अभी तक ईरान से केवल कौन, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान पे और कोई भी इस समय नहीं चाहता कि वो ईरान से ऑयल ले, बिकॉज अगर वॉर दोबारा स्टार्ट होती है तो ईरान पे दोबारा सैंक्शंस लग सकते हैं और उनका ऑयल का प्राइस हाइक हो सकता है। तो चाइना ही ऐसी कंट्री है जो ईरान से यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, बांग्लादेश ने इस पे शेख हसीना की पार्टी की स्पीचेस पे बैन लगाने की बात यहाँ पे की है। आगे चलते हैं। स्टारमर ने जो है 15 बिलियन यूरो का प्लान यूके की मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें इनके बीच में जब इनकी अभी ये इनकी जो इनकी प्रेसिडेंटशिप है वो जो है यहाँ पे जाने वाली है। मतलब जो ब्रिटिश PM है उनको हटा दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टरशिप से, और जो बुरहम है नए एंडी बुरहम जो है वो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो देखिए इनसे जो है यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी स्टारमर से काफ़ी नाराज थे कि इन्होंने मिलिट्री एक्सपेंडेशन के लिए जो है फंड्स एलोकेट नहीं किए, बट नाउ ही इज़ रिवीलिंग, अब ये जो है यहाँ पे लेकर आए हैं। जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे जॉन हेली, उन्होंने जो है ऑफिस से रिजाइन दे दिया था कि स्टारमर ने जो है डिफेंस को पावरफुल बनाने के लिए कोई भी फंड जो है एलोकेट नहीं किए, बट नाउ ही इज़ डूइंग इट व्हेन ही इज़ अबाउट टू लीव हिज चेयर। ठीक है, चलिए अब इन्हें जो है अकल आई है और ये कर रहे हैं। US finalizes alien registration rule. H1B visa holders need not register again. Children turning 14 must. तो US ने एलियन रजिस्ट्रेशन रूल को यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया है कि जो भी H1B वीज़ा होल्डर्स हैं उन्हें जो है अब दोबारा देखिए H1B वीज़ा किन्हें मिलता है, जो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं या जॉब करते हैं, ग्रीन कार्ड रेसिडेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे H1B वीज़ा मिलता है। तो इसमें रजिस्टर करना पड़ता है, बट अब आपको नहीं करना पड़ेगा। जो चिल्ड्रन जो 14 साल के होने वाले हैं उन्हें ही करना पड़ेगा। द US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैज़ फाइनलाइज्ड इट्स एलियन registration regulations, making it clear that H1B visa professionals, international students, green card holders and those who are already considered registered do not have to undergo the online registration process introduced last year. तो इनको अब नहीं करना है। Instead it formally adopts the online registration framework that has been done in force since April. DHS has now stated that foreign national children who turn 14, जो विदेशी बच्चे हैं जो 14 साल के होने वाले और वहाँ पे हैं अमेरिका में, इन द US विल रिमेन देयर, और वहाँ पे अगले 30 दिन तक या उससे ज़्यादा रहने वाले हैं, उन्हें ही यहाँ पे क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। फिर वो बायोमेट्रिक कलेक्शन में जाएंगे और कई सारी चीज़ें करेंगे ताकि वो वहाँ पे जो है रहने वाले जो है उनको अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। DHS ने ऑल्सो क्लैरिफाई किया कि चिल्ड्रन हु आर लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट, जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, उनको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करना है। They will meet the re-registration requirement by filling form to replace their green card. वो अपना re-registration requirement का फॉर्म भरेंगे ताकि वो ग्रीन कार्ड होल्डर को छोड़कर परमानेंट वहाँ के क्या हो जाए, रेसिडेंट हो जाए। अब देखिए फेलिक्स ईगल है वो सर्बिया वापस आ चुकी है आफ्टर माइग्रेटरी ट्रिप।
तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है कि जो साइबेरियन क्रेन जैसे इंडिया में आती है, वैसे साइबेरिया से और कंट्रीज से कई सारी बर्ड्स जो है माइग्रेटरी बर्ड्स, वो जब विंटर मंथ्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और कुछ समय बाहर बिताते हैं अदर कंट्रीज़ में। तो ये क्या सामने आया था कि कई समय से क्या हो रहा है कि वहाँ की माइग्रेटरी बर्ड्स जा तो रही हैं बट दे आर नॉट कमिंग बैक। वाई? बिकॉज द पोचर्स एंड द पर्सन इन्वॉल्विंग इन इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स दे अटैक दीज बर्ड्स। वो क्या करते थे, इनको अटैक करते थे, इनको पकड़ते थे, केज करते थे और इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें सप्लाई कर देते थे, ठीक है, इधर से उधर। तो यहाँ पे जो वहाँ का माइग्रेटरी बर्ड्स एसोसिएशन के चीफ है, उन्होंने फेलिक्स पे जो ईगल है इस पर नज़र रखी और इसे भी बेच दिया गया था, पकड़ लिया गया था और इसे वो लेकिन घर वापसी करवा लाए, ठीक है। वाइल फेलिक्स रिटर्न होम सेफली लास्ट वीक, द ईस्टर्न इंपीरियल ईगल इज एन इम्पोजिंग बर्ड ऑफ प्रे विद अ विंग स्पैन ऑफ 6 feet। फेलिक्स वॉज रिंग, तो कहते हैं कि फेलिक्स को रिंग कर दिया गया था और उसके पीछे स्मॉल बैकपैक लगा दिया गया था जिसमें ट्रांसमीटर था जो उसकी जर्नी को क्या करता, एलोकेट करता, लेकिन ट्रांसमीटर वर्क नहीं किया। वो क्या हो गया, कुछ समय में उससे क्या हुआ, संपर्क जो है इनका टूट गया था। फेलिक्स वॉज पुट अप फॉर सेल आफ्टर ही वॉज कैप्चर्ड बाय पोचर्स हु कैच माइग्रेटरी बर्ड्स बाय प्लेसिंग वाटर इन द डेजर्ट। कैसे, डेजर्ट में पानी रख के लालच देते हैं। तो फेलिक्स को भी पोचर्स ने पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था विथ नेट्स और इवन चेज देम विथ मोटरसाइकिल्स। व्हेन फेलिक्स वाज कॉट एट फर्स्ट इट वाज पोस्टेड ऑन मैनी व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो इसकी फ़ोटो कई ग्रुप्स में पोस्ट की फॉर सेलिंग वाइल्ड एलिगल्स इलीगली ट्रैप्ड इन सीरिया। सीरिया में हुआ था, ठीक है। अब कि वहाँ के जो माइग्रेटरी डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने कई सारे उन्होंने क्या किया, व्हाट्सएप में अपने कनेक्शन से देखा फेलिक्स की फ़ोटो और उसे ट्रेस करने लग गए। पेइंग मनी टू स्मगलर्स वाज आउट ऑफ क्वेश्चंस बट सावन वाजंट रेडी टू गिव अप। यहाँ का जो हेड थे वो रेडी नहीं थे, वो फेलिक्स को घर लाना चाहते हैं। फेलिक्स को लेबनान में भेज दिया गया था एक बायर को और दोबारा जो है सीरिया पे फिर सीरिया भेज दिया गया। तो अब क्या किया उन्होंने, इसको ले आए हैं वापस पैसे देके, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बिजनेस की खबर है। रोल्स रॉयस बुक्स टू सेटअप MRO। रोल्स रॉयस क्या है, इंडिया में अपना MRO जो है सेट करने चाहता है, एरो गैस टर्बाइन यूनिट जो है इंडिया में लगाना चाहता है, ठीक है। MRO मतलब होता है मेंटेनेंस रिवर्स एंड ओवरहॉल सेंटर, इंडिया में खोलना चाहता है जिसमें वो इंजन्स बनाएगा रीजनल जेट्स के लिए। द 2 biggest थिंग्स इट हैज़ ऑफर्ड इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू डेवलप। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा इंडिया को इंडिजिनस इंजन्स बनाने के लिए फॉर द 5th जनरेशन M का प्रोजेक्ट, ठीक है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो इंडिया बनाना चाहता है, अपना एयरक्राफ्ट जैसे तेजस बनाया था, उसके लिए इंजन बनाने में फुल टेक्नोलॉजी क्या करेगा, इंडिया को प्रोवाइड करेगा। एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फॉर सिविल न्यूक्लियर यूज हियर। रिसेंटली क्लियर्ड शांति सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया एक्ट 2025। तो ऐसी ये यूनिट खोलेगा। अर्लियर इसकी यूनिट्स कहाँ थी, UK, US, जर्मनी, बट ये यहाँ भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा और 10,000 पीपल को क्या देगा, जॉब देगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। अब देखिए हिंदुस्तान रिवर लिमिटेड का एक आर्टिकल आया था जिसको मैं काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन करके यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। रिफॉर्म्स की टू हाई ग्रोथ HUL। रिफॉर्म क्या है, हाई ग्रोथ को क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रोथ में डेवलप करते हैं। HUL is expanding its use of AI and digital technology to enhance consumer engagement and operation resilience in India. The company is leveraging digital infrastructure such as nano DCS data centers to improve consumer traction and logistics. ये aiming to offer high value products. आगे चलते हैं, आज की लास्ट न्यूज़, इसके बाद स्पोर्ट्स में जाएंगे। एक पैनल है जो 9 पीपल का पैनल यहाँ पे बनाया गया ना, जो री एग्जामिन करेगा कि चिल्ड्रन को क्या है NCERTs में क्या बदलाव होने चाहिए और जिससे कि जो चिल्ड्रन हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड ना हो और डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट एक तरह से हम क्या कर सके, ख़त्म कर सकें। तो इसमें काफ़ी अच्छी पहल यहाँ पे ऑफिशियल्स कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 50% वेटेज होना चाहिए बोर्ड के मार्क्स का नीट और JEE के पेपर में। कितने परसेंट की, अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो उनके हिसाब से आपको नीट और JEE में एज मिलना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिफॉर्म लेने की बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। 9 मेंबर कमेटी यहाँ पे सेटअप हुई थी 2025 में टू रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स ऑन कोचिंग स्प्रेड ऑफ डमी स्कूल्स। द कमेटी है, और कमेटी ने ये भी प्रपोज किया कि एनसीईआरटी जो कट शॉर्ट कर रहे हैं उसको कट शॉर्ट ना किया जाए, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए सिलेबस को, ताकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम रेलिवेंट बन सके, ताकि एनसीईआरटी को ही ढंग से पढ़ के बच्चे क्या कर सकें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फेस कर सकें, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा एडवांस बढ़ाए जाएँ। ठीक है, और उसके सिलेबस को हार्मोनाइज करें। तो ये काफ़ी अच्छा जो है स्टेप यहाँ पे अगर ये होता है तो होगा एजुकेशन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको आज की लास्ट न्यूज़ बता देता हूँ। देखिए, आज इंडिया और इंग्लैंड का फर्स्ट जो है T20 मैच होने वाला है, जिसमें देखते हैं। अभी तो इंडिया जो है आयरलैंड से 2-0 से हार का ही है। इंग्लैंड इज़ अ टफ कॉम्पिटिटर, तो देखते हैं कि इंडिया का उसके साथ क्या हाल होगा। ठीक है, बट चलिए, और आज की फीफा वर्ल्ड कप की मैं आपके सामने न्यूज़ को भी लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में आज नॉकआउट मैचेस में बात करते हैं। नॉकआउट चल रहा है, राउंड ऑफ 32। कनाडा मोरक्को 4 जुलाई को खेलेंगे। यहाँ पे पैराग्वे ने, मैंने आपको बताया था, जर्मनी को हरा दिया। फ्रांस डिफीटेड स्वीडन बाय 3-0। ब्राज़ील 2-1। नॉर्वे ने 2-1 से आइवरी कोस्ट को यहाँ पे हरा दिया। अब देखिए, ब्राज़ील नॉर्वे का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मैच होने वाला है, जिसमें एक तरफ से नेमार होंगे और दूसरी तरफ से अर्लिंग हालैंड होंगे। तो ये काफ़ी टफ मैच यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके बाद यही था आज तक के लिए। हाईएस्ट गोल्ड स्काइलैंड में बाप के हैं 6। तो ये थी आज की सारी न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, और यहीं तक का था। थैंक यू।